उसके बाद गांधी हत्याकांड में भी मैं जेल गया था, आरएसएस की 15 कोड़े की सज़ा दी गई। वहाँ कांच की बाटल फूट जाएगी और माचिस की काड़ी लगा देना तो आग लग जाए, तो वो स्थापित जलाना, थाना जलाना। जनता दल से ही विदेश मंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी। तो 1947 में देश आज़ाद कहाँ हुआ, जब हमारा गोवा गुलाम था। संगठन में जोड़ते हुए 200 लोग पहुँच गए। ये जब हुआ तो इंदिरा गांधी ने फिर का बड़ा मुख्य बिंदु है गोलीबारी चौक। जी हाँ, ये नाम कैसे पड़ा गोलीबारी? वो ऐसा था कि अंग्रेजों के ज़माने में हमारा देश गुलाम था, जनता आज़ाद थी। उतार लो और जाओ, तिरंगा झंडा उतार के जाओ। अंग्रेज जो गए यहाँ से उनको लाते जूते खा के गए। अवैध हथियार नेपाल से बांग्लादेश आते हैं, बांग्लादेश से हिंदुस्तान में आ रहे हैं। प्रधानमंत्री बने तो उनसे मेरे व्यक्तिगत अच्छे संबंध थे। फैसला दिया अटल बिहारी वाजपेयी, इंदिरा गांधी के खिलाफ। कांग्रेस का जन्मदाता कौन है? सर ए ह्यूम। 45 में देश आज़ाद हो गया था। कांग्रेस ने एक भी व्यक्ति शहीद नहीं हुआ है आंदोलन। हिंदू मुसलमान के दंगों में उनके द्वारा 2 मुसलमानों का, गांधी जी ने आज़ादी नहीं दिलाई, ये अंग्रेजों की चाल थी। नमस्कार, मैं विलास उरकुड़े वी ऑफिशियल पर एक नए एपिसोड में आपका स्वागत करता हूं। हमारे इस पॉडकास्ट में कौन आए हैं? हमारे इस पॉडकास्ट में आए हैं एक ऐसे स्वतंत्रता सेनानी जो बालाघाट जिले की अग्रिम वारासिवनी तहसील से है, जिनका नाम है हीरालाल ताम्रकार जी। ये वही हीरालाल ताम्रकार जी है जिन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन से लेकर गोवा के आंदोलन तक अंग्रेजों से लड़ाई करी है। क्विट इंडिया मूवमेंट में भी रहे, गोवा तक भी लड़ाई की और गोवा को आजादी भी दिलाई। और आज हम इस पॉडकास्ट में बात भी करेंगे, जी हाँ, आरएसएस की, क्योंकि 1939 से हीरालाल ताम्रकार जी आरएसएस से भी जुड़े हुए हैं। वी ऑफिशियल पे बहुत बहुत आपका स्वागत है और मैं आपको प्रणाम करता हूँ। धन्यवाद, हमारा आशीर्वाद है पूरी देश की ओर से कि आप एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं। और सौभाग्य की बात यह है हमारे लिए कि आप हमारे बालाघाट जिले की वारासिवनी तहसील से हैं। तो आपके समक्ष है हीरालाल ताम्रकार जी, स्वतंत्रता सेनानी। तो चलिए इनसे शुरुआत करते हैं आज के पॉडकास्ट की और जानते हैं उस संग्राम के बारे में, वो अनछुए पल जो अभी तक आपको नहीं पता है। तो जी, मेरा सबसे पहला प्रश्न आपसे ये रहेगा कि हम आपके बारे में थोड़ा कुछ जानना चाहते हैं कि आपका बर्थ कब हुआ यहाँ पर और कैसे आपकी शुरुआत हुई इन सब चीज़ों में। हमारा जन्म 22 जुलाई 1933 का हुआ है जी। और यहाँ वारासिवनी में हमारे पैतृक धंधा जो था कांसा की थालियाँ और पीतल की गुंडियाँ बनाने का था। अच्छा। और भारत की आज़ादी के आंदोलन जब शुरू हुआ तो मैं बचपन से ही सन 1939 से नागपुर के मुख्य शाखा का राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जिसको कि आरएसएस शार्ट में कहते हैं, उसका स्वयंसेवक हूँ। तो आपका बर्थ कौन से ईयर में हुआ था? आपका जन्म कब हुआ? 22 जुलाई 1933 को। तो यानी सिर्फ 7 साल की उम्र में? जी हाँ, 7 साल की उम्र में आपने आरएसएस से जुड़ गए थे आप? जी हाँ। नागपुर में हमारी बड़ी बहन थी, हमारे बहनों जी रहते थे और वो बहुत अच्छे कलाकार थे। और सन 1925 में जी हिंदू मुसलमान के दंगों में उनके द्वारा 2 मुसलमानों का मर्डर हो गया था, यानी स्वतंत्रता मिलने से पहले 1925 में। जी। तो उसमें वो उनको फांसी की सजा हुई थी, मगर बहुत अच्छे वो संघ के स्वयंसेवक भी थे और बहुत अच्छे बड़े अभ्यंकर, बैरिस्टर अभ्यंकर नागपुर में थे। उन्होंने उनका केस लंदन से लड़कर फांसी की सज़ा को काला पानी, जिसको कि आजीवन कारावास कहते हैं, उसकी सज़ा में तब्दील करा लिया था। कन्वर्ट करा के लाए थे। और वो फिर जेल से वहीं नागपुर सेंट्रल जेल में उनके रहे, मगर वो बाएं हाथ से बहुत अच्छे कलाकार थे और उनके यहाँ भी बर्तन का व्यवसाय होता था। तो उन्होंने नागपुर सेंट्रल जेल का बहुत अच्छा एक जो मेन गेट है, आज भी है, वो मेन गेट बनाया था। तो उनको जेल में 2 प्रकार की बीमारी हो गई जो कि लाइलाज थी और उसमें मृत्यु जैसे हो जाती थी, एक तो टीबी और दूसरा दमा। तो वो जेल का दरवाज़ा बनाने के उसमें अंग्रेज़ों ने उन्हें बोले कि आज नहीं तो कल तो मरने वाला है ये,
तो उनको 1934 में उसको क्रेडिट देकर रिहा कर दिया। अच्छा। और उसके बाद में फिर 1937 में उनकी शादी हमारी बड़ी बहन के साथ हुई। अच्छा। तो उसी हिसाब से मैं नागपुर आना जाना करता रहता था। अच्छा, 1937 के बाद? हाँ, तो 1937 के बाद 1939 में उन्हीं के साथ में मैं संघ के मुख्य शाखा से जुड़ा। अच्छा, नागपुर में जुड़ा? नागपुर में जो मुख्य शाखा है जी, महल में मुख्य कार्यालय है, अब तो उससे बड़ा, बहुत बड़ा बन गया है रेशम बाग में। तो वहाँ आप जुड़े? हाँ, जब से संघ से जुड़ा हूँ और संघ से ही मुझे दो चीज़ें प्राप्त हुई और मेरा जीवन जो है, आज मैं 2 दिन बाद मेरा 92 कंप्लीट हो जाएगा। ये अभी 22 जुलाई को? 22 जुलाई को जी। तो मैं RSS की देन है कि आज मैं स्वस्थ हूँ, कि किसी प्रकार का रोग नहीं है और 92 साल की उम्र में भी चलते फिरते और सक्रिय कार्य करता हूँ। अरे वाह, क्या बात है। तो जब आपने स्वतंत्रता की लड़ाई में कदम रखा, उस वक्त आपकी उम्र क्या थी? मैं 1942 में, हमारे 2 मामा जी भी आंदोलन के बहुत बड़े कार्यकर्ता थे। हमारा बड़ा भाई ठाकुर साहब ताम्रकार भी, क्या कहते हैं, ये आज़ादी की लड़ाई के उसमें सक्रिय भाग लेते थे। तो उसी वक्त 1942 में हम 4वीं कक्षा पास की थी। तो तब से हम क्रांतिकारियों का काम करते थे, उनके पत्र इधर उधर ले जाना, उनको भोजन का डब्बा ले जाना, कोई संदेश ले जाना। और उसी वक्त इंदिरा गांधी ने 1942 में वानर सेना बनाई थी, तो उसी वानर सेना से भी हम जुड़ गए थे। अच्छा, यानी जब देश की आज़ादी का जो चल रहा था उसमें, तो उस टाइम वानर सेना भी बनाई थी? वानर सेना इंदिरा गांधी ने बनाई थी। अच्छा। तो उसी वानर सेना की यहाँ शाखा खुली थी, उससे हम सक्रिय हो गए थे। वाराणसी में खुली? वाराणसी में। अच्छा। उसमें हमारे एक साथी थे जी, अभी 2 महीने पहले ही उनका देहांत हुआ है। अच्छा, यही वाराणसी में? नहीं, यहाँ से चले गए थे। कृष्णा मोदी नाम था उनका। अच्छा। हाँ, तो कृष्णा मोदी के भी 4 भाई थे वो लोग। तो 3 भाई वो भी आंदोलन में थे, वो भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। बड़े भाई का नाम था गुलाब चंद मोदी, उनसे छोटे थे हरिकिशन मोदी, और ये कृष्णा मोदी, ये तीनों स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। और मोदी जी भी हमसे 1 साल बड़े थे, कृष्णा मोदी। तो उन्हीं के साथ में हमने वानर सेना में भाग लिया था। तब आपकी उम्र क्या थी? 10 वर्ष की। तब आपकी उम्र सिर्फ 10 वर्ष हाँ, की थी? तो अच्छा। उसी वक्त हमने, क्या, हमारे एक साथी पढ़ते थे, पोस्ट मास्टर का लड़का था, उसका नाम महेश था, और पोस्ट मास्टर तम थे। तो उनके हम पोस्ट ऑफिस में आते जाते थे, साथ में पढ़ते थे। अच्छा। तो यहाँ के क्रांतिकारी लोग जो थे, थाना जलाना, यूनियन जैक को उतारना, उसके द्वारा तिरंगा झंडा फहराना। कौन से सन की बात है ये 1942, जब क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन चालू हुआ। अच्छा। तो उस वक्त पे आंदोलन ही शुरू हुआ। तो पोस्ट ऑफिस जलाना, थाना जलाना। तो उस वक्त क्रांतिकारियों ने हमारे द्वारा योजना बनाई, हमें बताई। तो मेरे द्वारा एक बोतल में उन्होंने, क्या कहते हैं, केरोसिन ऑयल दिया और बोले कि जाके वहाँ जाते जाते गिर पड़ना, जिससे कांच की बोतल फूट जाएगी और माचिस की काड़ी लगा देना तो आग लग जाए। तो वो मैंने किया था। अच्छा, यहाँ वाराणसी पोस्ट ऑफिस में? पोस्ट ऑफिस। हाँ। तो आग लगी हुई, जल गई वो। तो उसमें मेरे को पुलिस वाले पकड़ के ले गए और बहुत सा प्रताड़ित किया और पूछा ऐसा क्यों किया। बोले मैं, चाची ने मिट्टी का तेल बुलाया था, तो मैं तेल का बाटल ले उनको पहुंचाने जा रहा था, तो वो ठोकर लगी, गिर पड़ा, बाटल फूट गई। इतने में वो पोस्टमैन एक बीड़ी पी रहा था, तो बीड़ी में माचिस जलाया तो आग लग गई। मैंने कुछ नहीं किया। इस तरह से अच्छा वो। अच्छा। हाँ। जी। उसके बाद आंदोलन चलते रहा, मैं संघ से जुड़ा भी रहा। तो क्या था कि 18 जून 1946 जब देश आज़ाद नहीं हुआ था, तो राम मनोहर लोहिया बहुत बड़े क्रांतिकारी थे जी, और नेहरू जी के बहुत साथी थे, मगर वो समाजवादी विचारधारा के थे। तो उन्होंने देश आज़ाद होने के लिए, हमारा देश अंग्रेजों का 200-250 वर्ष गुलाम रहा जी, मगर गोवा पुर्तगीज का गुलाम
450 साल रहा। और यहाँ प्रजातांत्रिक शासन था, तो कोई भी अगर आंदोलन करते थे तो पुलिस वाले पकड़ के ले जाते थे, मजिस्ट्रेट के सामने खड़ा करते थे और मजिस्ट्रेट उनको देखकर, उनके अपराध को देखकर उनको सजा देता था। मगर गोवा में ये नहीं था, वहाँ मिलिट्री शासन था, वहाँ कोई अदालत नहीं थी और जो भी अदालत थी वो मिलिट्री की थी। तो 18 जून 1946 को राम मनोहर लोहिया जी के साथ यहाँ से एक हमारे साथी भी थे पदमचंद जैन, उनके साथ में हम दिल्ली में 18 जून 1946 को गांधी जी से वहाँ मिले। लोहिया जी ने प्रस्ताव रखा कि हम गोवा की आज़ादी के लिए आपका आशीर्वाद लेने आए हैं। तो गांधी जी ने एक शर्त रखी कि हम आपको, लोहिया जी के सामने शर्त रखी कि हम आपको आशीर्वाद एक शर्त पे देंगे कि आपकी आज़ादी अहिंसात्मक होगी, आपके आंदोलन अहिंसात्मक होगा, हिंसा नहीं होगी, हिंसा नहीं होगी, इतना वचन दे तो हमारा आशीर्वाद है। तो फिर लोहिया जी ने बोला कि हम मर जाएंगे मगर हम हिंसा को नहीं अपनाएंगे। अच्छा। तो 18 जून 1946 से ही राम मनोहर लोहिया जी ने गोवा मुक्ति आंदोलन शुरू किया। तो ये चलते रहा। उसके बाद काफ़ी संघर्ष होते रहा। फिर 1955 में 6 अगस्त 1955 को हम यहाँ से नागपुर गए, मैं और पदमचंद जैन। अच्छा। और पहले पुराना मध्य प्रदेश था जिसकी राजधानी नागपुर थी, जिसको CPN बरार कहते थे। तो उस वक्त समाजवादी पार्टी थी। तो समाजवादी पार्टी 1955 में उसके जो जॉइंट सेक्रेटरी थे, अच्छा, अब्दुल रहमान फारूकी सिवनी के, और वो जॉइंट सेक्रेटरी रहने के साथ भी सिवनी के विधायक भी थे वो। अच्छा। तो वहाँ करीब हम 40-50 लोग इकट्ठे हुए नागपुर में और वहाँ तय किया कि गोवा मुक्ति आंदोलन अपने को लेना और यहाँ से अपने को गोवा चलना है। तो 6 अगस्त 1955 को नागपुर से हम 50-60 लोगों की भीड़ चली। चलते आगे बढ़ते गए और साथी हमारे बढ़ते रहे। वहाँ से वर्धा है, यवतमाल है, अमरावती है, जितने भी मिलते रहे वहाँ से शादी बढ़ते रहे। हम लोग पूना पहुँचे। पूना में हमारा संगठन के लोग 200 हो गए, RSS के। हाँ, संगठन में जुड़ते हुए 200 लोग पहुँच गए। वहाँ बाल गंगाधर जी तिलक का कार्यालय था। अच्छा। वहाँ इकट्ठे हुए हम और वहाँ सब लोगों ने बोला कि अब गोवा चलेंगे। तो वहाँ से रवाना हुए। उसमें पूना की 4-5 बच्चियाँ भी थीं, पुणे की जी। वो मेडिकल कॉलेज की स्टूडेंट थीं। अच्छा। वो भी बोले नहीं, हम चलेंगे आपके साथ। चलते फिर हम लोग आगे बढ़ते रहे तो भीड़ बढ़ती रही, बढ़ती करीब 400 लोग हो गए। अच्छा, जाते तक। हाँ, तो हम बेलगांव पहुँचे। ये बिल्कुल महाराष्ट्र बॉर्डर पर ही है, कर्नाटक और महाराष्ट्र बॉर्डर। बेलगांव में जब हम पहुँचे तो ये 14 अगस्त हो गया था। 14 अगस्त को हम लोग नारे लगाते थे जैसे लाठी गोली खाएंगे फिर भी गोवा जाएंगे, भारत माता की जय, गोवा हमारा अभिन्न अंग, भारत का अभिन्न अंग है, पुर्तगालियों मुर्दाबाद, पुर्तगालियों को भारत छोड़ो, इस प्रकार के नारे लगे। जब ये सब देखा तो शासन ने देखा कि ये लोग, वहाँ तो मिलिट्री शासन है, जितने भी क्रांतिकारी ये लोग जा रहे हैं सत्याग्रही, वहाँ जाके सब गोलियों से भून दिए जाएंगे। अच्छा। तो उस वक्त तो महाराष्ट्र नहीं बना था, उस वक्त बम्बई प्रांत था। अच्छा। बम्बई प्रांत और गुजरात एक ही था उस वक्त। महाराष्ट्र नहीं बना था, यानी महाराष्ट्र का उद्गम हुआ ही नहीं था नहीं था। तो उस वक्त फिर बम्बई प्रांत का जो मुख्यमंत्री था मोरारजी देसाई जी, और जवाहरलाल नेहरू थे वो प्रधानमंत्री थे जी। तो दोनों ने विचार किया कि जा रहे हैं, बहुत मनाया। 1961 की बात है? नहीं, 1955 बता रहा हूँ। हाँ, सॉरी, 1955 14 अगस्त की बात है जी। तो उन्होंने बोला कि इनको रोका जाए, बहुत रोका। तो हमने बोला हम तो कफन बांध के निकले हैं। हमारे जो मुखिया थे अब्दुल रहमान फारूकी और भी जो दूसरे, उन्होंने बोले हम तो लाठी गोली खाएंगे फिर भी गोवा जाएंगे, हम तो शहीद होने निकले कफन बांध के। अच्छा। तो फिर उन्होंने, जवाहरलाल नेहरू ने और मोरारजी देसाई ने प्रतिबंध लगा दिया कि किसी साधन से भी कोई पक्षी भी पर नहीं मार सकता और वहाँ नहीं जा सकता, ऐसा प्रतिबंध लगा दिया। गोवा नहीं जा, आने जाने के सारे साधन
प्रतिबंधित कर दिए। फिर हम लोगों ने किया कि कैसा करें, तो उन्होंने तो चौकी भी होगा, साधन नहीं होगा मतलब हम पैदल जाएंगे। वहाँ उन्होंने मीटिंग की, हमने 6 बजे मीटिंग की है कि करना है। तो कुछ लोग बोले कि अब छोड़ बंद कर दो, बोले जिसको नहीं जाना है वो लौट जाए। अच्छा। और जिसको साथ में चलना है तो साथ में रहे, साथ में चले, कफन बांध के निकले हैं जो देखा जाए। तो फिर वहाँ सुइया के चलेंगे तो उसमें कोई भी वापस नहीं। बोले जब सब साथ में जा रहे तो हम वापस जाके क्यों बदनामी ले जी। तो फिर उन्होंने मीटिंग किया, खाने पीने की व्यवस्था वहाँ बुलाया। जो वहाँ के जो जंगल के लोग थे उनसे पूछा, बोले हम आपके साथ चलेंगे मगर आपको गोवा की सरहद तक पहुँचा देंगे, पैदल से आपको चलना पड़ेगा। तो पुणे से आप फिर पैदल निकले गोवा? नहीं। अच्छा, बेलगांव की बात है ये। अच्छा, बेलगांव से करीब 24 किलोमीटर बॉर्डर पड़ती है। अच्छा। तो उन्होंने जो थे वहाँ के चलने वाले जंगली लोग, जो आदिवासी लोग थे, फिर उसको हमने 4 ग्रुप में बांटा। अच्छा। इकट्ठे नहीं चलेगी। वहाँ के लोगों ने जवार की रोटी बना के, जो उसको भाकरी कहते हैं, तो जवार की रोटी 2-2 रोटी बना के हर एक को दिया। और वहाँ चटनी बना के, वो क्या कहते हैं, फल्ली की, और वहाँ चटनी जो बनती है, तो बोले आप रास्ते भर खाते जाना, रुकेंगे नहीं। एक लकड़ी दी सबको कि पगडंडी है, बरसात का समय है, कहीं गिरो करो तो उसको टेक के चलना। और वहाँ एक समस्या थी कि जंगल में एक गोंच होती है, आपको मालूम होगा गोंच, जो कहीं चिपक जाती है तो निकलती नहीं और खून चूसती है जी। तो वहाँ उन लोगों ने एक पोटली में तम्बाकू बांध के रखा कि बोले आप जाओगे तो पहले में ये पोटली को ऐसा तम्बाकू लगा लेना, तो गोंच उसमें आपको चिपकेगी नहीं। और उसके बाद फिर चले 8 बजे वहाँ से रवाना हुए, अपने तराना गाते हुए, गीत गाते हुए चले, नारे लगाते रहे। पुर्तगीज के 2 दलाल, मुरारजी देसाई और दलाल, वो इसलिए कि उन्होंने बैन लगाया था, तो ये नारा बनाया वहाँ। और चलते चलते फिर सवेरे 6 बजे के करीब रात भर चले, 24 किलोमीटर रात भर चलते रहे। जोश था वो 23 साल की उम्र थी हमारी जी। तो जोश था, चलते गए। सुबह 6 बजे करीब अर्ली मॉर्निंग एक नदी के किनारे पहुंचे, और उन्होंने, जो आदिवासी लोग थे, बोलो देखो नदी के उस तरफ वो देख रहा है, वो गोवा है, वो झंडा फहरा रहा है। अब हम आप तो वो पुरते में झंडा फहरा रहा है वहाँ पे। अच्छा। तो फिर बोले हम तो वापिस जाते हैं, हम तो आपके, तो वो वापिस हो गए। फिर हम लोग 4 टुकड़ियों में अलग अलग नदी क्रॉस किया, और वहाँ जाके जब नदी के उस तरफ गए तो वहाँ चौकी के ऊपर, चौकी थी वो पुर्तगीज की, जब इतनी बड़ी भीड़ देख, 8-10 सैनिक थे, वो घबरा के बोले अब इतने लोगों के सामने हम क्या करें। भाग गए वो लोग। भागे तो उसके बाद उनका जो उनका झंडा था उसको निकाला हमने, और तिरंगा झंडा फहराया। अच्छा। और मौज मस्ती करने, उसके बाद जब लौट के तो अपनी सेना लेके आए। अच्छा। फिर उन्होंने सेना ने हमें लाठियों से पीटा, और क्या कहते हैं, अरेस्ट किया, और एक खुली जेल जैसे हनुमान जी का मंदिर था, उसमें हमको कैद कर दिया। तो उस सेना में कुछ अपने भारत के भी लोग सैनिक थे, तो वहाँ जो उनकी भाषा तो समझते नहीं थे, तो उन्होंने दुभाषिया जैसे आके बताया, बोले प्लान बहुत ख़राब हुआ है, तो यहाँ से अगर तुमको खाने को देंगे तो खाना भी नहीं खाना, और पानी देंगे तो पानी भी नहीं पीना। अच्छा। उन्होंने बताया हमारे जो दल के नेता थे उनको कि पीने के लिए जो पानी देंगे वो अपना मूत्र देंगे, और खाने के लिए जो देंगे उसमें कांच मिला के देंगे। अरे बाप, ऐसा उन्होंने बता दिया। तो फिर उन्होंने मारपीट के उसमें बंद कर दिया, खाने को दिया तो कुछ नहीं खाया रहे। फिर काफ़ी पिटाई, और उसके बाद फिर दूसरे दिन सुबह उस दिन भी खूब पीटा। और फिर पीटने के बाद वो बोले पुर्तगीज के जय बोलो, तो हमने बोले हम मर जाएंगे। मैंने बोले फिर उन्होंने अपना झंडा, तिरंगा झंडा उतार के अपना झंडा फहराया, और फिर मारते पीटते उन्होंने काफ़ी यातना दी हमको। 15 कोड़े, अच्छा, 15 कोड़े की सज़ा दी गई वहाँ। हर किसी को 15-15 कोड़े की? हर एक को नहीं दी, वो खास जो सामने, जो सामने। हाँ। और फिर गोलियां भी चली, हमारे कुछ साथी शहीद भी हुए। इन उज्जैन के जो रामभाऊ महाकाल थे वो वहीं शहीद हुए। और आपने देखा होगा यमुना प्रसाद शास्त्री जो थे क्रांतिकारी,
उनकी आंख क्या कहते हैं सिगरेट से जला दी गई, अंधे हो गए वो। और इस बात से फिर दूसरे दिन मार पीट के उन्होंने बिल्कुल मरना हालत में हमको नदी में फेंक दिया। नदी से अब कैसे भी करके इस किनारे लगे, वहाँ लोग तो थे। जब ये सब हालत तो पूरे रेडियो में सब पूरा इंडिया में प्रसारित हो गया था, तो बहुत से लोग नदी किनारे आ गए थे। मलम पट्टी की, फिर उसके बाद क्या कहते हैं बेलगांव लाए, वहाँ मलम पट्टी की। उसके बाद पूना गए, पूना में मलम पट्टी हुई। उसके बाद नागपुर गए हम, तो नागपुर में हमारा इलाज हुआ। और उसके बाद फिर हम जबलपुर, तो जबलपुर में हमारी ससुराल थी, तो वहाँ 1 महीना करीब हमारे ससुर थे जो वैद्यराज थे, उन्होंने इलाज किया। और उसके बाद करीब 3 महीने बाद फिर वाराणसी घर लौट के आया था मैं। अच्छा। तो इसके बाद जब 55 हुआ, उसके बाद आंदोलन शांत हो गया। फिर चलते चलते सरकार भी चेती कि जब इतने बड़े आंदोलन किया और हम हाथ पे हाथ रखे बैठे, सरकार ने भी एक्शन लिया। फिर एक्शन लेते लेते आखिर गोवा आज़ाद हुआ। 19 दिसंबर 1961 को गोवा आज़ाद हुआ। उस टाइम प्रधानमंत्री कौन थे भारत के? भारत के वही जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू थे 1961 में। जी हाँ जी। तो 1961 में जब हम लोग ये, अच्छा उसमें ये सबसे बड़ी चीज़ थी कि पूरे हिंदुस्तान से, हर प्रांत से गोवा आज़ादी में लेने वाले सत्याग्रही गए थे। 10,000 लोग थे उस वक्त। अच्छा। हाँ, आंदोलन जब चला तो पूरे हिंदुस्तान से 10,000 लोगों ने भाग लिया था। और सब जाति के लोग थे, सब पार्टी के लोग थे, मगर कांग्रेस का भी एक व्यक्ति नहीं था। कांग्रेस का एक भी व्यक्ति नहीं था। तो इसी कारण 1961 में देश आज़ाद होने के बाद भी हम लड़ते रहे सरकार से कि हमको स्वतंत्र देश, हमने आज का एक अंग स्वतंत्र कराया, हमको स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का मान्यता दी जाए, मगर नहीं दी गई। मैं बहुत एक्टिव था उस वक्त, हमारी पढ़ाई छूट गई। तो उसके बाद गांधी हत्याकांड में भी मैं जेल गया था, आरएसएस के। गांधी हत्याकांड में? हाँ। अच्छा। जब गांधी जी की हत्या हुई तो आरएसएस पे बैन लगा दिया, उस वक्त भी मैं जेल गया था। और फिर हम 8 प्रधानमंत्री से लड़ते रहे, मगर हमको 42 साल तक हम लड़ते रहे, किसी प्रधानमंत्री ने हमको स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की मान्यता नहीं दी। क्योंकि उसमें अधिकांश लोग जो थे उसमें आरएसएस के लोग थे, जनसंघ के थे, हिंदू महासभा के थे, कम्युनिस्ट लोग भी थे, और प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के थे, मुस्लिम लीग भी थी। तो ये सब था। तो जब नहीं मिला तो सबसे बड़े हमारे साथ में मधु दंडवते जी, जो बाद में यहाँ के रेलवे मंत्री भी बने और योजना आयोग के उपाध्यक्ष भी बने वो। तो जब 1997 में अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने तो उनसे मेरे व्यक्तिगत अच्छे संबंध थे, क्योंकि 1967 में मैं 2 वक्त तो अटल बिहारी वाजपेयी को यहाँ वाराणसी लाया और वो दीनदयाल उपाध्याय जी को भी लाया और अच्छे अच्छे नेताओं को लाया। तो अटल जी से संबंध व्यक्ति थे। उनके 1962 में संघ कार्यालय में उनके साथ कबड्डी भी खेलने का मौका मुझे मिले। तो अटल जी के पास जब हम लोग मधु दंडवते जी के साथ में गया और उनके सामने सारे रखा, तो गृह मंत्री उस वक्त थे आडवाणी जी, लाल कृष्ण आडवाणी। तो आडवाणी जी ने हमसे पूछा कि ये बताओ कि आज की स्थिति में गोवा में जो गए थे वो कितने लोग थे और आज कितने लोग जीवित होंगे। तो मेरे पास पूना का रिकॉर्ड था, अभी भी है, कभी मैं आप कहोगे तो लाके बताऊंगा। तो पूना में जो कार्यालय था उसके गोवा मुक्ति आंदोलन के सह सचिव थे बाल गंगाधर जी के नाती थे, जो बम्बई महाराष्ट्र के वो क्या कहते हैं विधान परिषद के अध्यक्ष भी थे। अच्छा। तो उनके पास गए, उनसे लिखा हुआ हमारे पास दिया उन्होंने प्रमाण कि गोवा के मुक्ति आंदोलन में 10,000 लोग शामिल हुए थे, मगर आज की स्थिति में 4,000 लोग जिंदे हैं। और ये लिख के दिया था हमको 1988 में हमें। अच्छा। तो मैंने 1997 में, यानी 9 साल बाद वो कागज़ उनको लाल कृष्ण जी को, आडवाणी जी को रखा कि ये प्रमाण हमको लिखा हुआ है। अच्छा, अच्छा। तो उन्होंने 4,000 बोला था, मगर आज 9 साल बीत गए। 9 साल में ज़्यादा से ज़्यादा 3,000 लोग होंगे। तो बोले अब हो गया तुम्हारा काम, बोले। तो मैंने कहा बड़ी अच्छी बात है। मैं ये थोड़ा जानना चाह रहा था कि 1961 में गोवा को जब आज़ाद हुआ
तो पुर्तगाली शासन था। हाँ, 61 तक 19 दिसंबर 1961 तक पुर्तगाली शासन था। तो मैं पुर्तगालियों के बारे में थोड़ा जानना चाहता हूँ कि ये कौन थे पुर्तगाली लोग। पुर्तगाल एक देश है। अच्छा, वहां से आकर इन्होंने गोवा में, तो ये अंग्रेज नहीं थे? अंग्रेज नहीं थे। अच्छा, पुर्तगाली अलग ही थे। अच्छा। पुर्तगीज जिसको बोला जाता है। हाँ, पुर्तगीज के वो लोग गोवा में आके अपना कल्चर हाँ, 450 साल उन्होंने राज किया गोवा में। अच्छा, तो फिर अटल जी ने बोला कि ठीक है, आपका काम हो जाएगा। उन्होंने बोला, फिर उन्होंने 2 दिन बाद ही हम 20 फरवरी 1997 को क्या कहते हैं अटल जी से मिले थे। तो फिर उन्होंने, अटल जी ने 22 फरवरी 1997 में, प्रधानमंत्री थे वो, कैबिनेट की मीटिंग रखी और कैबिनेट में प्रस्ताव पास किया कि गोवा वालों को स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की मान्यता दी जाए, दर्जा दिया। और उसी दिन से फिर हमको मैसेज भी आया वहाँ से आडवाणी जी का, और पेपरों में भी आ गया, उसमें क्या कहते हैं टीवी में भी आ गया। तो उसी वर्ष जब से ही हमको स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की मान्यता मिली। और फिर नहीं, ये 97 में हमको मान्यता नहीं मिली है, 2003 की बात है। अच्छा, ये अभी 2003 में मान्यता मिली। हाँ, 22 फरवरी 2003 को कैबिनेट मीटिंग में प्रस्ताव पास करके जब से हमको स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की मान्यता मिली, जब से ही हमको सम्मान निधि पेंशन और रेलवे पास का लाभ मिल रहा है। जैसे मैंने इतिहास थोड़ा पढ़ा है तो मुझे ये समझ में आया, ये पता चला कि लॉर्ड माउंटबेटन जो थे, एक 1947 में जब देश आज़ाद हुआ, लेकिन एक उन्होंने डेट रखी थी 1948 की, और 1947 में देश आज़ाद इसीलिए कराया गया क्योंकि देश को विभाजित करना था। जी हाँ, जिसका आज गांधी जी के नाम से कई लोग रोना रोते हैं कि गांधी जी ने देश को जो है 2 टुकड़ों में बांट दिया। लेकिन आप रोने की बात करो, मेरा तो कहना है, मैं किसी के प्रति वफादार नहीं, किसी पार्टी का मैं मेंबर नहीं जी, मैं भारत माता के प्रति वफादार हूँ जी। गांधी जी ने आज़ादी नहीं दिलाई, हिंदुस्तान को 700 साल की गुलामी दी है, ये मेरा कहना है। अच्छा, कौन कहता है देश आज़ाद? अंग्रेजों के ज़माने में मैंने देखा है कि अंग्रेजों के ज़माने में 1942 में मैंने आँखों से देखा है कि अंग्रेजों के ज़माने में हमारा देश गुलाम था, जनता आज़ाद थी। आज हमारा देश आज़ाद है, जनता गुलाम है। अंग्रेजों के ज़माने में 1 या 2% भ्रष्टाचार था, आज 200% भ्रष्टाचार है। अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल। अंग्रेजों के ज़माने में 100% कानून का पालन होता था, आज 1% कानून का पालन नहीं होता। कौन कहता है देश आज़ाद है? हाथ पैर नाक कान सब मिलाकर हमारा शरीर बनता है। इसी तरह भारत के सारे प्रांत मिलकर हिंदुस्तान बनता है। तो 1947 में देश आज़ाद कहाँ हुआ? जब हमारा गोवा गुलाम था। तो बिल्कुल। और ये आज़ादी नहीं मिली है, अंग्रेजों ने यहाँ 99 साल की लीज दी है आपको। हाँ। और गांधी जी ने आज़ादी नहीं दिलाई। गांधी जी वचन के पक्की नहीं थे। 1942 में गांधी जी एक पत्रिका लिखते थे, जब भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था, तो उन्होंने एक पत्रिका निकालते थे जिसका नाम था हरिजन। उसमें लिखा है गांधी जी ने, अभी भी रिकॉर्ड है लाइब्रेरी में, कि देश का बंटवारा मेरी लाश पर होगा। 1937 से देश के बंटवारे के लिए जिन्ना ने प्लानिंग शुरू की थी। पहले जिन्ना जो था कांग्रेस का था, 1937 में उसने मुस्लिम लीग बनाई, जब से ही चल रहा था। यानी 1937 में जब मुस्लिम लीग बनाई गई तो जिन्ना के दिमाग में यह आया कि अब देश का विभाजन होगा और जो दूसरा देश बनेगा उसका मैं प्रधानमंत्री बनूंगा। नहीं, उसको नहीं मालूम था प्रधानमंत्री था, ये अंग्रेजों की चाल थी। अच्छा, अंग्रेजों ने जिन्ना को बढ़ावा दिया कि हम तो जा ही रहे हैं। 1945 में देश आज़ाद हो गया था। अच्छा, 45 में रिकॉर्ड में हो गया था कि हम जा रहे हैं, आज़ादी देके जाएंगे। तो अंग्रेजों ने बोला जिन्ना से कि हम तो जा रहे हैं, प्रधानमंत्री तेरे को बना के जा रहे हैं। तो जिन्ना बोले क्या बोलते हो, मजाक क्यों करते हो, ऐसा कैसे होगा? बोले होगा, तू अगर बनना चाहता है क्या प्रधानमंत्री? तो जिन्ना बोले अंधा चाहे आँख, और 2 आँख नहीं में तो एक ही मिले, कौन नहीं चाहेगा प्रधानमंत्री? तो उनके पीठ पे हाथ लगाया, बोले तो एक जिद कर ले कि मैं प्रधानमंत्री बनूंगा। बोले नेहरू के सामने, बोले नेहरू चिल्लाने दो। बोले अगर तू दृढ़ निश्चय ले ले कि मैं प्रधानमंत्री बनूंगा, अगर तू भारत का नहीं बनेगा तो पाकिस्तान मांग लो, पाकिस्तान का प्रधानमंत्री।
अच्छा। तो गांधी जी ने और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बहुत मनाया था नेहरू को कि देश के बंटवारे मत करो, प्रधानमंत्री जिन्ना को बना दो। जिन्ना को उस वक्त कैंसर हो गया था, ज्यादा से ज्यादा 2-3 साल जिएगा बोले। हाँ, कैंसर या टीवी था? नहीं, कैंसर हुआ था। अच्छा, कैंसर हो गया। तो बोले इसके बाद जब चुनाव होंगे स्वतंत्र भारत के, तो उसके बाद जो बनना होगा बन जाएगा, 1-2 साल के लिए बना दो, देश का बंटवारा मत। मगर नेहरू की जीत थी। उस वक्त भारत के कुल 15 प्रांत थे, तो कांग्रेस एक ही पार्टी थी आजादी के लिए, कांग्रेस ने एक भी व्यक्ति शहीद नहीं हुआ है आंदोलन में। अच्छा। शहीदों ने आजादी दिलाई है, क्रांतिकारियों ने। नाम कांग्रेस लूट रही, सही में आजादी दिलाने वाला है उसका नाम लेवा नहीं है कोई आज। सुभाष चंद्र बोस, जिसका नारा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूं, उसका नारा था दिल्ली चलो जय हिंद। लोग कहते हैं सुभाष मर गया, मगर मेरी अंतरात्मा कहते हैं आज भी वो जिंदा है। कोई अंग्रेज एक गाना कोई निकलता है ना, दे दी मुझे आजादी बिना खड्ग बिना खाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। ये झूठा है। अंग्रेज जो गए यहाँ से उनको लाते जूते खा के गए। सुभाष चंद्र बोस जब यहाँ से गए छद्म रूप रख के विदेश जर्मनी गए और जापान से मिला के उन्होंने 68,000 लोगों की सेना बनाई थी आजाद हिंद फौज। बिल्कुल। तो आजाद हिंद फौज की लड़ाई के कारण उसमें 26,000 आजाद हिंद फौज के शहीद हुए हैं लोग, सैनिक। उसके कारण देश आजाद हुआ है। ये तो झूठी क्या कहते हैं, वाई लूट रहे हैं और देश को आज बर्बाद कर रहे हैं, वही कांग्रेस कर रही है। तो जब आपकी सुभाष चंद्र बोस से मुलाकात हुई 1939 में, तो उसका कारण था कि सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस में थे पहले, और कांग्रेस की जब कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव हुआ तो सुभाष चंद्र बोस ने अपना फार्म भरा। अच्छा, कांग्रेस अध्यक्ष का जब चुनाव था? हाँ। अच्छा। अखिल भारतीय कांग्रेस अध्यक्ष का फार्म भरा उन्होंने। तो उसके खिलाफ में गांधी जी का फार्म भरा था। बहुत लोगों ने मनाया कि तुम विड्रा ले लो, एक हो जाओ। मैंने फार्म भर दिया, विड्रा नहीं ले तो मैं हार जाऊंगा, परवाह नहीं। जित पे आ गए वो, बोस जी ने कहा। हाँ, सुभाष चंद्र बोस जब विड्रा नहीं हो तो गांधी जी को डर लगा कि मैं हार जाऊंगा तो बेइज्जती होगी। तो गांधी जी ने अपने फार्म की जगह आपने नाम सुना पट्टाभी सीतारमैया को अपना कैंडिडेट बनाया और सुभाष चंद्र बोस के साथ लड़ाई हुई और सुभाष चंद्र बोस ने पट्टाभी सीतारमैया को हराया था। और गांधी जी ने बोला कि सुभाष जीता है, उसने पट्टाभी सीतारमैया को नहीं हराया, गांधी जी मेरे को हरा के वो बना है। तो उसके खुशी में 52 हाथी का रथ निकला था। तो जब अध्यक्ष बने थे नेशनल कांग्रेस के सुभाष चंद्र बोस, हाँ, तो उसकी खुशी में जबलपुर में त्रिपुरी कांग्रेस में 52 हाथी का रथ निकला था। अच्छा। तो यहाँ के हमारे मामा जी मोतीलाल जी नायक नाम था, बहुत अच्छे धुरंधर फ्रीडम फाइटर थे वो। अच्छा। और उनके साथ में कस्तूरचंद वर्मा जो यहाँ के अध्यक्ष रहे, वो दोनों गए थे सुभाष चंद्र बोस के कार्यक्रम में। तो मामा जी मेरे को बहुत चाहते थे, बोले चल, मेरे को भी ले गए साथ। तो उनके साथ में जब मैं गया तो सुभाष चंद्र बोस से दर्शन भी हुए, उनके चरण स्पर्श किए। अरे वाह, क्या बात। और 2 बात भी उनसे हुई। क्या कहा उन्होंने? वो जब उनके चरण स्पर्श किए, आशीर्वाद दिया सब, बोले अंग्रेज तुमको पकड़ के ले जाएंगे तो क्या करोगे? अच्छा। तो उनके बगल में था, तो मैंने कही बंदूक छुड़ा के मैं उनको भून दूंगा। अच्छा। अरे वाह। अब बचपना था। हाँ, बचपना था। तो उन्होंने सिर पे हाथ रखा और एक पेंसिल मेरे को इनाम में दी। पेंसिल? हाँ। अरे वाह। बोले तुम्हारे कारण ही हम आज़ादी प्राप्त करेंगे, बोले ये बोले। क्या बात है। क्या आपको कभी ब्रिटिश हुकूमत से प्रताड़ना झेलनी पड़ी, जेल या यातना कुछ जो अभी स्मरणीय है आपको? हाँ, वही जब मैंने वो पोस्ट ऑफिस जलाया था। हाँ। तो मेरे को ले गए जेल में, तो अंडर एज वालों को नहीं रखते। तब उम्र कितनी थी आपकी? मेरी 10 वर्ष की थी। तब 10 वर्ष की उम्र थी। अच्छा। तो उसके बाद में उन्होंने क्या किया, ये जो थाना है जो अभी गोलीबारी चौक में रोज सुबह 7 बजे बुलाते थे हमको और 1 बजे छुट्टी देते थे। तो एक छोटा सा ये स्टूल है जो, तो आधा स्टूल वहाँ रख देते थे और पूरे थाने के आसपास जो घास थी वो उखाड़ने की 55 दिन तक प्रताड़ना दी थी हमको। अच्छा, वो सजा थी आपकी? हाँ। जो केरोसिन आपने जलाए थे उसकी सजा अंग्रेजों ने दी थी। हाँ। तो अब मैं ये जानना चाहूंगा, हमारे वाराणसी का बड़ा मुख्य बिंदु है गोलीबारी चौक। जी हाँ। ये नाम कैसे पड़ा गोलीबारी? वो ऐसा था कि जब यहाँ 15 अगस्त को
हमारे भाई साहब वगैरह को सब रात को 2 बजे रात को अरेस्ट कर लिया। अच्छा। वही जहाँ आपको बताया ना, जी जी, अभी वहाँ जहाँ वो था उसका एक नीम का पेड़ था, अब तो कट गया वो। हाँ, नीम का पेड़ मैंने भी देखा। हाँ, नीम के पेड़ के वहाँ एक पहले फोर्ड गाड़ी आई थी, फोर्ड थी जीप के पास, जीप नहीं थी फोर्ड थी, तो फोर्ड गाड़ी में पुलिस आई और वहाँ खड़ी की रात के 2 बजे। और हमारे घर के सामने आगे तक मामा जी रहते थे, उस मोहल्ले के 16 लोगों को अरेस्ट करके ले गए वो। अच्छा। तो उस वक्त अरेस्ट आए तो घर में जगाया तो हमारे बड़े भाई को किया तो नींद खुल गई हमारी। रात 2 बजे की बात? 2 बजे रात की बात, अच्छा। 15 अगस्त की रात की बात। सन कौन सा था? 42। सन 42। हाँ। भारत छोड़ो आंदोलन रनिंग में था। हाँ जी। क्या है, 8 अगस्त को गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन लगाया था। 9 अगस्त से पूरे देश में, हाँ, करो या मरो कर हो गया, रेडियो पे हाँ, आ गया था। जी। तो 15 अगस्त को जब अरेस्ट करके फिर गए तो जब वो बड़े भाई को क्या कहते साथ में ले गए वहाँ तक, तो सामने एक फोर्ड के सामने एक पुलिस 6 फीट का आदमी था। अंग्रेज था? अंग्रेज नहीं था, अंग्रेज तो मुट्ठी भर के लोग आए थे। हाँ, सब हिंदुस्तान के पुलिस में जी 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 भर्ती हो गए। जी जी जी। तो वो रीवा तरफ का लठैत था, फोर्ड के सामने अपना तम्बाकू मल रहा था। तो अब हमारे यहाँ बर्तन बनते थे तो हथौड़ी भी रहते थे और छेद करने के सब। तो हम और हमारे बड़े भाई का छोटा भाई था, शिव नारायण नाम का था, दोनों फोर्ड गाड़ी के नीचे घुस गए और चारों चक्के एक इतना बड़ा खीला जैसे रहता है बर्तन में छेद करने के लिए, तो उसको ऐसे करके मारा और संचित की चारों चक्के पंचर कर दिए। जब वो पंचर हो गई और जब वहाँ से लेके आया और जब गाड़ी स्टार्ट की तो पंचर, तो दरोगा ने तेज गाल पे तमाचा मारा पुलिस वाले को। बोले क्या हो गया? बोले साहब मैं तो यहाँ दे रहा हूँ, क्या हो गया? तो लोग बोले क्या भूत बन के भूत आके कर गया क्या? तो फिर उसके बाद जब गाड़ी नहीं थी तो पैदल, तो फिर जब वो ले जाने लगे तो हम भी, हमारे पिताजी बड़े पिताजी सब आ गए, मोहल्ले के सब लोग 16 लोगों के परिवार के लोग हो गए। वहाँ से पुलिस थाने तक नारे लगाते हुए उनको। तब पुलिस थाना कहाँ पे था? यही जहाँ गोलीबारी चौक है। गोलीबारी चौक में? अच्छा, जहाँ अभी थाना है। नहीं वो उसका SDM का है, SDOP है। अच्छा, हाँ ओके ओके। हाँ, फिर वहाँ तक उनको नारे लगाते हुए जुलूस ले जाके हमने वहाँ तक सब गए वहाँ। फिर तो उसके बाद अरेस्ट होके चले गए वो। तो 20 तारीख को पूरे देश में आंदोलन हो रहा था, तो 20 तारीख को यहाँ जुलूस हुई गांधी चौक में सभा हुई। उसके बाद झंडा लेके चले, तो वहाँ से आ रहे थे तो खुशहाल चंद नाम था उसका, हमारे बड़े भाई के साथ पढ़ता था। गांधी चौक के बिल्कुल सामने दुकान थी उसकी, कोचर, खुशहाल चंद कोचर, नीलम चंद कोचर का लड़का था। तो वो कुर्ता पहना था, उसने झंडा रखा था। तो जहाँ अभी हनुमान जी का मंदिर है जी, उस हनुमान जी के मंदिर इस तरफ रोड के तरफ जो कॉर्नर है, वहाँ पहले जहाँ अभी पानी की टंकी बनी है ना जी, सरकारी अस्पताल, और वहाँ गहरी थी, इतनी गहरी नाली। अच्छा। तो वहाँ से जुलूस आ रहा था, तो यहाँ से ASP ने जाके रोका, बोले आगे नहीं बढ़ोगे, बोले हम तो जाएंगे, बोले तो बोले हम लाठी चार्ज करें, बोले जो कुछ करना, बोले हम 3 तक बोलते हैं तो ये झंडा उतार लो और जाओ, तिरंगा झंडा उतार के जाओ। तो उन्होंने बोले हम तो नहीं। जब 1 बोला 2 बोला 3 बोलने लगा, उसने झंडा उतार के अपना रखा और वो लकड़ी उठा के जो एक मारा, तो ASP वो इतने गहरी नाली में। और जैसे ही उसने उठ के आया तो पहले तो उसने लाठी चार्ज कर दिया, फिर लोग भी भिड़ गए, कई लोग घायल हुए, फिर उसने फायर का बोला, तो पहले ऊपर फायर किए, फिर फिर उधर से भीड़, इधर से पूरा गांव उलट गया था उस वक्त। इधर से कोठी मोहल्ले के 200 लोग आ गए जिधर से मैंने बताया था। जी। उधर से आए, वो गोली बरसाते हुए थाने से इधर बढ़ते रहे, और रूसिया जी के सामने जो पीली दीवार बताई वो आके फायरिंग कर रहा था। तो रूसिया जी की जो अभी बर्तन दुकान नहीं बनी है, उसके सामने एक मुसलमान करके दरोगा रहता था, तो जाति के कारण उसने सीधी फायरिंग की, तो उसमें वो अपना दसाराम फुलमारी शहीद हुआ। अच्छा, वही जो पत्थर मार बाएं हाथ का था, और शर्त लगती थी पहले, नारियल कौन ज्यादा फेंकता है, पत्थर कौन ज्यादा फेंकता है। तो 1 फरलांग तक पत्थर फेंकता था, इतना मर्द। तो वहां से गोलीबारी चौक से जो गोलियां चली,
इसलिए उसका नाम रखा गया गोलीबारी चौक। चलिए, बहुत अच्छा लगा ये एक हमारा जो शहर का पुराना इतिहास। तो हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि जब कांग्रेस की सरकार में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी और 25 जून 1975 को जो इमरजेंसी लगाई गई थी, उसमें क्या भूमिका रही, उसके बारे में हम आपसे जानना चाहते हैं। भाई क्या था, पंखा बंद कर दो मैं कि जब चुनाव हुए थे लोकसभा के, तो उसमें इंदिरा गांधी चुनाव लड़ रही थी। उनके खिलाफ में जयप्रकाश नारायण जी चुनाव लड़ रहे थे। उनके खिलाफ जयप्रकाश नारायण जी कौन सी पार्टी से थे? जनता दल तो बाद में बना है, बाद में बना है, 77 में बना है। अच्छा, ये जयप्रकाश नारायण थे, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी थे। प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, हाँ। अच्छा। तो चुनाव लड़े, वो हार गए। फिर उन्होंने उनके इंदिरा गांधी ने गलत ढंग से चुनाव जीती थी, तो उसका उन्होंने न्यायालय में विरोध किया। अच्छा। तो न्यायालय में उन्होंने सारे सबूत पेश किए। इसके बाद तो न्यायालय ने, हाई कोर्ट इलाहाबाद ने इंदिरा गांधी के खिलाफ फैसला दिया कि इन्होंने गलत ढंग से चुनाव जीता है और प्रमाण सब दिया, तो ये इनका चुनाव रद्द किया जाता है। और सरकार गिराने के लिए? नहीं, ये लोकसभा अध्यक्ष, ये लोकसभा का चुनाव अवैध है इनका। हाँ। फिर से चुनाव होगा और 6 साल तक ये कोई चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। अच्छा। तो ये जब हुआ तो इंदिरा गांधी ने फिर षड्यंत्र रच के इमरजेंसी लगाई और सारा करीब 19-21 महीने नंगा नाच हुआ भारत में। अच्छे जो भी विरोध करता था उसको पकड़ के जेल में डाल देते थे। कई लोगों को मार डाला। 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों की नसबंदी कर दी गई। यहाँ तक देखा हमने कि पहले लोगों के घर में शौचालय नहीं थे, तो बुनकर समाज के लोग, महिलाएं 4 बजे रात से लोटा लेके इधर नहर की तरफ अपने शौच के लिए आती थी। तो उनमें कई लोगों को उनको भी पकड़ के ले गए। सुबह 4-5 बजे। हाँ, 4-5 बजे। तो इतना अत्याचार हुआ। तो फिर जब रहे 19 महीने 21 महीने बाद जेल से जब निकले, तो सब जेल में रहने के बाद सब ने विचार किया, विरोधियों ने, कि अब इससे अगर लड़ना है तो एक पार्टी बनाना पड़ेगा, एकजुट होना पड़ेगा। एकजुट। तो सभी पार्टी, उस वक्त जनसंघ खत्म हो गया। हाँ। सारी पार्टी का जनता पार्टी बने, जनता दल जी। हाँ। और उस चुनाव में फिर इंदिरा गांधी हारी और जयप्रकाश नारायण जी, नहीं, जयप्रकाश नारायण से नहीं हारी थी वो। हाँ, वो किन से हारे थे? वो फिर मिनिस्टर बना था, याद, राजनारायण से। राजनारायण जी से चुनाव हारी वो। और राजनारायण क्या कहते हैं, फिर मोरारजी देसाई के उसमें स्वास्थ्य मंत्री बना था और कभी कुर्सी पे नहीं बैठता था, वो गद्दे लगा के पालथी भर के बैठता था मिनिस्टर के, और सब डॉक्टर को बोलता था कि ऑपरेशन करने के जाने के पहले हनुमान चालीस का पाठ करोगे तो तुम्हारा ऑपरेशन हमेशा सफल रहेगा। क्या बात। अटल बिहारी वाजपेयी उस वक्त विदेश मंत्री थे। जॉर्ज फर्नांडिस जनता दल से ही विदेश मंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी जी। हाँ, एक ही दल। हाँ, सब एक ही दल था उस वक्त। सब एक ही में मिल गए थे। हाँ, जितने भी सभी जनता पार्टी की सरकार थी। अच्छा। तो ये फिर बीजेपी का आगामी कैसे शुरुआत हुई? भारतीय जनता पार्टी। नहीं, फिर जब जनता ये बनी तो इंदिरा गांधी ने षड्यंत्र करके उसमें फूट डाली। एनसी को बोला कि हम तुमको सपोर्ट करते हैं, तुमको प्रधानमंत्री बनाते हैं। तो जनता पार्टी में फूट डाली और मोरारजी देसाई के खिलाफ, क्या कहते हैं, जॉर्ज फर्नांडिस को भड़काया। उनने अपना समर्थन वापस ले लिया। मोरारजी देसाई की सरकार गिर गई। तो जब सरकार गिर गई, इसके बाद फिर चुनाव हुआ तो उसमें इंदिरा गांधी जीत गई। तो अब फिर अटल बिहारी वगैरह सब ने मिलके बोली कि अपनी जनसंघ थी पहले, अब तो जनसंघ खत्म हो गया और ये भरोसे के आदमी नहीं है, इसलिए अपन अपनी पार्टी, जनसंघ वाले अपनी पार्टी बनाए। तो फिर 6 अप्रैल 1980 को भारतीय जनता पार्टी का जन्म हुआ। 6 अप्रैल 1980 को? हाँ। अच्छा, तो ये गठन कहाँ हुआ? दिल्ली में हुआ? नहीं। कहाँ पे हुआ है? बम्बई में हुआ है। बम्बई में हुआ भारतीय जनता पार्टी का। तो फिर धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी में जो है लोग आना चालू हुए। हाँ। या सबसे पहले आरएसएस ने ही? भाई, आरएसएस तो कोई संस्था नहीं है। हाँ। मगर क्या हुआ कि जब गांधी हत्याकांड में झूठा आरोप लगाया आरएसएस को,
जी। आरएसएस के लोगों को जेल में डाल दिया। तो फिर जेल में ही रहकर आरएसएस के लोगों ने बोला कि अगर इससे लड़ना है तो कोई राजनीतिक संस्था बनाओ। अच्छा, तो जनसंघ के जो कुछ बोले जिसको राजनीति में जाना है राजनीति वो में अलग हो जाना जाए। है। तो फिर उसमें श्यामा प्रसाद मुखर्जी के अध्यक्षता में जनसंघ का निर्माण हुआ। तो क्या है, जैसे कि मैं 9 अगस्त 2009 को मोरारजी देसाई, ये जो अपने सिख प्रधानमंत्री थे, अपने नाम भूल रहा मैं, मनमोहन जी, मनमोहन सिंह जी, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने हम लोगों को स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के सम्मान के लिए बोला था। तो मैंने मंच पे उनको ललकारा था। क्या हुआ, हमारा सम्मान हुआ, 150 लोग बैठे थे, सम्मान हुआ। फिर बोले कोई भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी अपना 2 मिनट का संबोधन दो। तो मेरे बगल में श्याम कुमार आजाद बैठे थे। वो सोशलिस्ट पार्टी विचारधारा के थे, हमारे प्रांत के अध्यक्ष थे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी संगठन का, और मैं बालाघाट जिले का मंत्री था। अच्छा, तो उनके बगल में बैठा था। तो खड़े होके बोले हमारी तरफ से ताम्रकार जी बोलेंगे। अच्छा। तो मैंने कहा दादा मैं मर जाऊंगा तो मंच पे नहीं बोलूंगा, इतने बड़े मंच पे आज तक मैं खड़ा नहीं हुआ, क्या बोलूंगा मैं, और मेरी एजुकेशन 0 है, 4वीं कक्षा तक पढ़ा हूँ मैं। बोले तू जाएगा तेरी छाया जाएगी। मैंने कहा मैंने बोल दिया ना मर जाऊंगा तो नहीं जाऊँगा। हम दोनों में तू मैं होने लगी। तो मंच से शूटिंग होती, आइए ताम्रकार जी। मैंने कहा काय के लिए बलि का बकरा बना रहे भाई। अच्छा। तो आखिर उन्होंने श्याम कुमार आजाद जी ने बोला नालायक वहाँ जाके 2 शब्द नहीं बोल सकता। मैंने बोले क्या? बोले भारत माता की जय और वंदे मातरम नहीं बोल सकता। तो मैंने कहा दादा, हम उनको दादा कहते थे, दादा ये तो हम फांसी के तख्ते भी बोल सकते हैं क्या? तो बोले जाओ इतना बोल के आओ। अब मैं गया मंच पे, हमने बोले ठीक है बलि का बकरा बन गया तो जो होगा देखेंगे, मन के अरमान निकाल लो। जाने के पहले मैंने भारत माता की जय और वंदे मातरम बोला, हाथ जोड़ के सारी माप से क्षमा याचना की। अच्छा कि मैं अपने अधिकारी का वचन पूरा करने के लिए मंच पे आया हूँ जी, और आपसे क्षमा चाहता हूँ मैं कि मैं जो बोलने जा रहा हूँ मेरे हिसाब से वो 101% सही है, आपके हिसाब से 0.1% भी नहीं होगा। विचार करना आपको। और मेरे बोलने के बाद अगर मैं अपराधी घोषित होता हूँ तो मुझे जो सजा देगा मैं भुगतान, फिर क्षमा नहीं मांगूंगा। क्या कहा था आपने? तो मैंने बोला कौन कहता है देश आज़ाद है? अंग्रेजों के ज़माने में मैंने देखा है कि हमारा देश गुलाम था, जनता आज़ाद थी। आज हमारा देश आज़ाद है, जनता गुलाम है। अंग्रेजों के ज़माने में 100% कानून का पालन था, आज 1% कानून का पालन नहीं है। अंग्रेजों के ज़माने में 100% भ्रष्टाचार था, अंग्रेजों के ज़माने 1-2% भ्रष्टाचार, आज 200% भ्रष्टाचार। मैंने कहा प्रधानमंत्री जी मुझे आप 3 महीने के लिए प्रधानमंत्री बना के आपकी कुर्सी सौंप दो। अच्छा, 10 रुपये के स्टाम्प पे एफिडेविट लिख के देता हूँ कि 1 पैसे की सैलरी नहीं लूँगा, 1 पैसे का सुरक्षा नहीं लूँगा। आज तुम्हारे पास आतंकवाद कहाँ से आ रहा है? अवैध हथियार आ रहे हैं, अवैध हथियार आ रहे हैं। आज एक ऑर्डर निकाल दो आप कि जिसके पास भी अवैध हथियार हैं 30 दिन के अंदर थाने में उसे जमा कर दो, और 30 दिन के बाद चेकिंग शुरू करो। जिसके पास मिलते हैं उनके ऊपर कुछ मत करो, घोषणा कर दो कि हम ये सजा देंगे। जिसके पास अवैध हथियार पाए जाते हैं उसको कुछ मत बनो, अच्छा खूब मिठाई खिलाओ, दूल्हा बना के उसको पूरा नगर में घुमाओ और हवाई जहाज में बिठा लो उसको, और कमर में एक घड़ा बांध दो और हवाई जहाज से ले जाके समुद्र के करीब 7-8 किलोमीटर बीच समुद्र में उसको पटक दो। 1 या 2 को पटकोगे पूरा हिंदुस्तान सीख जाएगा। आज अवैध हथियार चीन से पाकिस्तान आते हैं, पाकिस्तान से नेपाल आते हैं, नेपाल से बांग्लादेश आते हैं, बांग्लादेश से हिंदुस्तान में आ रहे हैं। नकली नोट करेंसी पाकिस्तान में बन रहे हैं, वहाँ से नेपाल आते हैं, नेपाल से बांग्लादेश से, देश को बर्बाद कर रहे हो। सब लोगों को तारी लगी, दूसरे जो टीवी वाले आ गए, फोटो आ गए, वो पत्रकार आ गए, दादाजी ऑटोग्राफ दे दो। मैंने कहा भैया मैं अंगूठा छापूंगा। अच्छा, मेरे को ये बताओ कि आप जब मोदी जी से मिले और प्रणब मुखर्जी से भी आप मिल चुके हैं, तो कैसा पल था वो? क्या बातें हुई आपकी? जी, क्या है कि पूरे हिंदुस्तान से 92 स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को 9 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन के उपलक्ष्य में राष्ट्रपति ने सम्मान करने बुलाया था। बालाघाट जिले से अकेला मैं व्यक्ति था। अच्छा, तो मैं गया था। तो जब सम्मान हुआ तो सब लोगों ने अपना
रोना रोया। किसी ने बोला हमको ये पेंशन कम मिल रही है, किसी ने बोला हमको ज़मीन नहीं मिली, किसी ने कुछ। तो जब देश आज़ाद हुआ तो यहाँ के वफादार कमांडर जो थे, अंग्रेज़ों के जो वफादार कमांडर थे, जो हिंदुस्तान छोड़ के जाने लगे, तो अब वफादार कमांडरों को 3 पीढ़ी तक पेंशन देने का ऑर्डर करके गए वो। अच्छा। हाँ, तो आज भी मिल रही है वो 3 पीढ़ी तक। जो भारत के अंग्रेजों के कमांडर थे, आज वफादार कमांडर थे, उनको 3 पीढ़ी तक आज भी पेंशन मिल रही है। तो उस ऑर्डर की कॉपी हमने सूचना अधिकार के अंतर्गत प्राप्त की हमने, क्योंकि मैं ऑल इंडिया का वाइस प्रेसिडेंट भी हूँ हमारा संगठन का। अच्छा। आपको भेजा है व्हाट्सएप में। जी जी जी। तो जब हमने उसका सूचना अधिकार के लिए तो उसकी फोटो कॉपी लेके गए, तो प्रणब मुखर्जी से पहले मिले, उन्हें सम्मान किया। तो उससे हमने बोला, तब राष्ट्रपति थे प्रणब मुखर्जी थे जी। 9 अगस्त 14 की बात बता रहा हूं। तो मुखर्जी से मैंने बोला कि हमारे कारण, यानी सेनानियों के कारण आप राष्ट्रपति जी हैं। सेनानियों ने, आप भी सेनानी हो, वो भी सेनानी रहे, सेनानियों के कारण देश आज़ाद हुआ और आप राष्ट्रपति हो। आपके कारण हम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी नहीं, हम अपने लिए कुछ नहीं मांग रहे। हमारा ये कहना है 47 में देश आज़ाद हुआ, 25 साल हमारे ऐसे बीत गए, एक पैसा हमको सेनानी के नाम पे पेंशन नहीं मिली। अच्छा। 1972 में जब रूस में लताड़ पड़ी इंदिरा जी को, जब 1972 में आके उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पेंशन एक्ट बनाया, और जब से 75 रुपये देना शुरू किया, जो आज के हज़ारों में मिल रही है। तो वो कापी थी मेरे पास, फोटो कापी दिया मैंने कि देखिए अंग्रेज लोग गए, उनकी 3 पीढ़ी तक पेंशन मिल रही है, तो आप सेनानियों की 3 पीढ़ी तक क्यों नहीं दे सकते? अब सेनानी तो चले गए, इक्के दुक्के बचे। 3 पीढ़ी में सेनानी का पुत्र और उसका नाती, 3 पीढ़ी होती है, सेनानी का पुत्र और नाती। तो उनको दिया, उन्होंने सुन लिया, मुस्कुराए, बोले बहुत अच्छी बात है, वो रख लिया। राष्ट्रपति तो रबर स्टाम्प रहते हैं, करते धरते तो मिनिस्टर, ये बिल्कुल रबर स्टाम्प रहते हैं, करते रहते हैं, मंत्रिमंडल करता है जी। चले गए। उसके बाद प्रधानमंत्री जी आए, मोदी जी आए। 2014 में बने ही थे वो पहली बार प्रधानमंत्री जी। वो मई में बने थे, और ये अगस्त की बात कह रहा हूँ। अच्छा, 9 अगस्त की बात कह रहा हूँ। यानी प्रधानमंत्री बनने के 2 महीने बाद। हाँ, तो अब वो आए, तो पहली मुलाकात, मैंने कहा पहले मुलाकात हो रही, जय श्री राम, अपना परिचय दिया। मैं मध्य प्रदेश बालाघाट से गोवा मुक्ति आंदोलन का स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हूँ। सन 1939 से नागपुर के मुख्य शाखा का स्वयंसेवक हूँ। गांधी हत्याकांड में भी जेल गया हूँ मैं, गोवा मुक्ति आंदोलन में जेल गया हूँ, और इमरजेंसी में भी जेल गया हूँ। लोग कहते हैं कि आप 2019 तक प्रधानमंत्री रहने वाले, 14 में बने हैं, 5 साल का कार्यकाल, मगर मेरी अंतरात्मा ये कह रही है कि आप 2024 तक प्रधानमंत्री रहेंगे। अच्छा, आपसे एक ही प्रार्थना है कि स्वर्ग में बैठे हुए हमारे श्यामा प्रसाद मुखर्जी की आत्मा तड़प रही है। कश्मीर में 2 प्रधान 2 विधान 2 निशान समाप्त करने के लिए उनकी हत्या की गई। वहाँ भारत का विधान नहीं चलता था, बिल्कुल, तिरंगा झंडा रहता था, तो वहाँ का भी एक झंडा साथ में रहता, एक झंडा, तो 2 विधान 2 प्रधान 2 निशान चल रहे थे। उसी के आंदोलन को खत्म करने के लिए, तिरंगा झंडा फहराने के लिए लाल चौक में श्यामा प्रसाद जी की हत्या नेहरू ने करवा दी। अच्छा, शेख अब्दुल्ला के माध्यम से। अच्छा, तो मैंने कहा श्यामा प्रसाद मुखर्जी की आत्मा स्वर्ग में तड़प रही है। अगर आप 2024 तक प्रधानमंत्री रहते हुए अगर कश्मीर से कलंक 2 निशान 2 विधान 2 प्रधान का कलंक हटा देते हैं, तो स्वर्ग में बैठे हुए श्यामा प्रसाद मुखर्जी की आत्मा को शांति मिलेगी। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, जय श्री राम। इतनी बात 35 सेकंड में मैंने बात की। तो मेरे से हाथ पकड़े, देखा जी, तुम मेरे साथ मैनेज हो जाओ, तुमको एक फ्लैट देता हूँ, यही रहो, उसको जीवन भर तक किराए से नहीं दे सकते, उसको बेच नहीं सकते, जीवन भर फ्री रहो। मैंने कहा मैं यहाँ रह नहीं सकता, अपने जन्मभूमि नहीं छोड़ सकता। आपको यानी दिल्ली में फ्लैट ऑफर कर रहे थे वो? हाँ, दिल्ली में मेरे साथ सेट हो जाओ बोले। अच्छा, तो मैंने कहा, तो फिर इसके बाद हुए 2019 बीत गया, उसके बाद फिर दोबारा चुनाव हुआ, फिर से वो मिनिस्टर बने, फिर से और पहली कैबिनेट की मीटिंग उन्होंने 5 अगस्त 2019 को कैबिनेट मीटिंग में 370 धारा समाप्त की, और शाम के 5 बजे उनके कार्यालय से मेरे को मैसेज आया। अच्छा, कि जो आपने 2014 में मोदी जी से वचन लिया था वो उन्होंने आज पूरा कर दिया। वाह, क्या बात। तो ऐसा है
आज मेरे में कोई अक्ल नहीं, कुछ नहीं है, मगर कहते हैं ना प्रैक्टिकल नॉलेज मेरे को जो है ये पत्थर को अगर ज़्यादा खींच दो तो वो पैना भी हो जाता है। हाँ, तो वही कहते हैं कि अभी भी मोदी जी से कई वक्त विचार होते हैं। देश आज़ाद हुआ था, संविधान बना था, संविधान की धज्जियाँ कांग्रेस ने उड़ाई। एक ग्रंथ है अपना, पूजनीय ग्रंथ है संविधान। रामायण बनी, बाइबल बनी, कुरान बनी, सिखों का गुरु ग्रंथ साहब बना। जब से ये बने हैं उसमें एक लाइन भी नहीं सुधार हुआ है। अपने रामायण में एक बिंदु तक नहीं सुधार, नहीं सुधार हुआ, उसमें गलती ही नहीं तो क्या गलती। तो हमारा संविधान बना, 3 साल में संविधान बना और 150 लोग धुरंधर लोगों ने मिलकर बनाया। उसमें अभी 100 से ज़्यादा तुमने अमेंडमेंट कर दी। सबसे पहले कांग्रेस ने किया, बदलाव कर दिए। हाँ, बदलाव किया ना, रातों रात उसने संविधान को करके जब तो क्या कहते हैं वो प्रधानमंत्री बनी रही और इमरजेंसी लगाई। तो ये सब बातें हैं, तो आज भी तड़प रहे हैं, क्या करें। तो मैं आपसे ये जानना चाह रहा था कि जब आपकी उम्र जो थी, एक जवानी थी, जब आपने फ्रीडम फाइटर आप बने और देश के लिए लड़ा, तो उस टाइम जैसे आप आंदोलनों में जाते थे, घर से बहुत दिनों तक बाहर रहते थे, तो शादी भी जबरदस्ती, घर का बड़ा बेटा था मैं, तो नहीं करना चाहता था। वो हमारे जो नागपुर वाले बहनों जी हैं उन्होंने बगैर देखे एक बच्ची से मेरा शादी तय कर दिया। शादी भी निपट गई। शादी में भी बहुत झंझट हुई। झंझट महीने के पूरे नगर एक तरफ और मैं अकेला एक तरफ था। अच्छा। दूल्हा बन के उस वक्त क्या करते थे, छीन के वो मोर पहनते थे, बिल्कुल जोकर जैसे। अच्छा, तो ये छीन के पत्तों के बनते थे पहले। हाँ। 53 में हुई मेरी शादी। हाँ। और शादी होने के बाद ही मैं लड़ झगड़ के गोवा आंदोलन में गया था 55 में। अच्छा। हाँ, चलता है, क्या करूँ। आज जैसे मैं अगर आपसे चाहूँ कि आज के युवा किस दृष्टि में जा रहे हैं, किस ओर जा रहे हैं, आज के युवाओं को क्या ऐसा मैसेज देना चाहेंगे आप कि भाई ये हमारी ये शिक्षा जो गलत है, संस्कार खत्म कर दिए, आज पाश्चात्य संस्कृति हमारे पे लाद दी गई। अच्छा, तो ये किन्ने लादा पाश्चात्य संस्कृति? ये सब सारा दिन कांग्रेस का है। कांग्रेस कौन है? कांग्रेस का बाप कौन है? हिंदुस्तान नहीं है, बिल्कुल अंग्रेजों की औलाद है। आज अगर हम खेत में गेहूं लगाएं, चना काट सकते हो क्या? नहीं। तो बीज क्या होता है? बीज होता है बाप, और खेत को होते कौन होता है? माँ। फसल होती है बच्चे। हाँ, तो कांग्रेस का जन्मदाता कौन है? सर ए ह्यूम, जिसने 28 फरवरी 1885 को बम्बई में जन्म दिया। तो बाप तो उसका अंग्रेज है, तो फिर भारतीय कहाँ से कहलाएगी? और कांग्रेस के कितने टुकड़े हो गए हैं? बहुत। सबसे पहले बनी थी बैल जोड़ी थी, उससे चुनाव चिन्ह। उसके बाद गाय बछड़ा आया। धीरे धीरे प्रारूप उसका भी नहीं, खंडन उसके टुकड़े होते रहे ना, टुकड़े होते रहे। हाँ। अच्छा। जनसंघ जब से था तो उसके टुकड़े नहीं हुए। भारतीय जनता पार्टी के कोई टुकड़े नहीं हुए। पर जैसे बीजेपी को भी कहा जाता है कि आरएसएस से कंडक्ट है ये पार्टी है। तो आरएसएस तो बताए ना, आरएसएस का क्या है, वो हिंदू संगठन है। तो आरएसएस ने देखा, जब आरएसएस के ऊपर बैन लगा दिया गांधी हत्याकांड में, तो आरएसएस वालों ने सोचा कि अब इनसे लड़ना है हमको, तो कोई राजनीतिक पार्टी बना के ही लड़ सकेंगे। लेकिन बीजेपी में जितने भी बड़े पद पे है लोग, एक तरफ से देखा जाए तो सभी आरएसएस से जुड़े हुए हैं। नहीं, बहुत से लोग आ गए हैं आजकल। कांग्रेस से भी बहुत टूट के जा रहे हैं। जी, कांग्रेस से भी बहुत टूट के हाँ, जा रहे हैं। प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के भी लोग आ गए हैं, जिनको कांग्रेस की, भाई जो राष्ट्रवादी होंगे वो बीजेपी से जोड़ेंगे, जिनको राष्ट्र का प्यार नहीं है वो होगा। अभी जैसे आप फ्रीडम फाइटर है, तो अभी गवर्नमेंट की तरफ से क्या सुविधाएं मिल रही है आपको? सुविधा वही है कि पहले तो सबको कांग्रेस का शासन रहा है यहाँ जी। मैं कांग्रेस का विरोधी था जी। तो मेरे को बहुत तंग किया, आज भी तंग कर रहे हैं। कांग्रेस का तो नहीं है शासन अब, मगर मेरे को मीसाबंदी का भी क्लेम नहीं मिला अभी तक। मीसाबंदी का? हाँ। अच्छा। मैंने अब मांगा नहीं, क्योंकि मेरे को अभी 70,000 रुपये मिल रहे, तो मैंने कहा क्या करूँगा, मगर कई लोग बोलते ले लो, करूँगा, प्रयास करूँगा मैं। तो 10 एकड़ ज़मीन मिलती है, हमारे भाई साहब को मिली थी, ठाकुर साहब जी को। अच्छा। सबने बेच खाया, मेरे को आज तक नहीं मिली। अब 10 नहीं मिलती, 5 मिलती है, 5 नहीं मिली। तो सम्मान निधि जिसको पेंशन कहते हैं, उस पर इनकम टैक्स नहीं लगता,
उसमें इनकम टैक्स नहीं लगता। सम्मान निधि है ना, हमने कहीं नौकरी नहीं की तो पेंशन कहाँ से मिलेगी। बिल्कुल। देश की सेवा की तो राष्ट्रपति फंड से हमको सम्मान निधि और सरल भाषा में ब्रैकेट में पेंशन लिखते हैं। अच्छा, तो वो अभी हर महीने मिल जाती है आपको? हाँ, हर तो महीने। वो डायरेक्ट आपके अकाउंट में आती है? वो महीने के आखिरी दिन बैंक अकाउंट में जमा हो जाती है। अच्छा, तो आपके बैंक अकाउंट में वो पैसा आ जाता है। ओके। और रेलवे पास है, सेकंड एसी का। रेलवे पास भी दिया हुआ है? हाँ। तो आप उसमें इंडिविजुअली जा सकते हैं या फिर किसी को लेके भी जा सकते हैं? नहीं, एक आदमी सहयोगी जा सकता है मेरे साथ में। अच्छा, सहयोगी जा सकते हैं। सहयोगी। नेहरू जी कैसे प्रधानमंत्री? तो वही मैं बोल रहा हूँ ना, ये तय हुआ कि अब प्रधानमंत्री कौन बनेगा बंटवारे के बाद। तो कांग्रेस ने बोला कि ऐसा करते हैं, 15 प्रांत के जो प्रांतीय कांग्रेस अध्यक्ष रहते हैं वो वोटर रहेंगे और चुनाव करा लेते हैं क्यों किसको प्रधानमंत्री कांग्रेस बनाना चाहती है। तो चुनाव हुआ, 3 व्यक्ति चुनाव लड़े, नेहरू जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, आचार्य कृपलानी, और वोट थे 15। हर प्रांत का एक अध्यक्ष वोट करता था। तो 15 वोट में 12 वोट मिले सरदार वल्लभ भाई पटेल को। 15 वोट में 12 वोट सरदार वल्लभ। हाँ। अच्छा। 3 वोट मिले आचार्य कृपलानी जी को, नेहरू जी को 0 मिला। गांधी जी ने कराया सब। तो गांधी जी ने क्या कहते हैं, क्यों नहीं न्याय किया, अन्याय यहाँ से हुआ। गांधी जी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को दबाव डाला। अच्छा, जबकि कहा जाता है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ही भारत को एकात्मता बनाने के लिए पूरी रियासतों को जोड़ा। वो जगह जगह गए, राजाओं से बात की। उसके जैसे त्यागी आदमी नहीं है। आज सरदार वल्लभ भाई पटेल अगर होता तो हिंदुस्तान सही में आजाद होता। अभी किसी पॉलिटिकल पार्टी ने आपको ऐसा नहीं कहा कि आओ इधर जुड़ जाओ हमारे साथ? मैं जनसंघ जब तक था ना, सन 2000 से मैं किसी पार्टी का मेंबर नहीं। अच्छा, सन 2000 से आपने छोड़ ही दिया? हाँ, राजनीतिक संस्था को छोड़ दिया, किसी पार्टी का मेंबर नहीं हूँ ना। बस आरएसएस से अभी आप? आरएसएस में तो आजीवन। तो अभी शाखाएं वगैरह अभी? हाँ, लगती है ना। अभी जाते हैं? नहीं, अभी इस उम्र में तो नहीं जाता, मगर जो खास कार्यक्रम होते हैं, 6 कार्यक्रम होते हैं, और जब भी मेरे को बुलाते हैं वहाँ जाता हूँ। हमारी जो गुरु दक्षिणा होती है उसमें जाता हूँ, उसको हर साल देता हूँ। वाराणसी में क्या है, यानी आरएसएस का कैसा माहौल है आपके? आरएसएस तो ये गंगोत्री है, केंद्र बिंदु रहा है। ये नागपुर तो पूरे इंडिया का केंद्र बिंदु है। ये वाराणसी नहीं तो यहाँ की बालाघाट जिले के जो बाला साहब देवरस थे, वो संघ के सबसे बड़े अधिकारी थे, जो आज भागवत है। अच्छा। हाँ। और जाते जाते क्या कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों से? आप कुछ कह दीजिए, आने वाले टाइम में भी 15 अगस्त है। 15 अगस्त में सही आज़ादी लाने के लिए भैया अत्याचार का विरोध करो। भारत माता रहेगी तो आप और हम सब रहेंगे। भारत विश्व गुरु बन रहा है और विश्व गुरु बन के रहेगा। सब पूरे भारत के वासी भारत के पुत्र हैं। भारत माता की सेवा करो। भगवान भी तरसता है भारत में जन्म लेने के लिए। जितने भी अवतार हुए सब भारत में हुए। भारत से महान कोई भी नहीं है। जी बिल्कुल। बस सब धर्म को मानो, सबको करो। मानव सेवा से बड़ी तो सेवा नहीं है। किसी दुश्मन का भी बुरा मत करो। तो साथियों, ये था हमारा आज का 15 अगस्त स्पेशल पॉडकास्ट, जिसमें आपने स्वतंत्रता सेनानी हीरालाल ताम्रकार जी को हमारे साथ यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें कहते हुए सुना, जो आपको भी काफ़ी बहुमूल्य लगी होगी। तो दोस्तों, मैं ये चाहूँगा कि इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि इनके विचार और भी लोगों तक पहुँच सके और इन विचारों के माध्यम से हम एक क्रांति फिर ला सके, जैसे इन्होंने कहा कि हमें आज़ाद भारत फिर से करना है। तो दोस्तों, इसी के साथ आज का पॉडकास्ट हम यहीं ख़त्म करते हैं। चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही पॉडकास्ट मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूं। मैं विलास उरकुड़े, आप देख रहे हैं वी ऑफिशियल पॉडकास्ट। जल्द ही मिलते हैं एक नए एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम, जय श्री राम। धन्यवाद।